May I come in, ma'am? Come in, please. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit, Devesh. Thank you, ma'am. जी सर। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि आपके 12वीं में 80% अंक थे आपके। यस सर। कॉलेज में आपके 75% थे। यस सर। बट 10वीं में अगर देखा जाए तो आपके सिर्फ 69% थे। इसका कोई खास कारण? जनरली देखा जाता है कि ट्रेंड ऑपोजिट होता है। आपके 10th 12th में ज़्यादा होते हैं, ग्रेजुएशन में जाके कम होते हैं। एनी स्पेसिफिक रीज़न कि आपके 10th में मार्क्स कम थे? सर शायद रिलियंस था मैं। सॉरी? उस वक्त मैं उतना अवेयर नहीं था 10th के लिए। वो हो सकता है मेरे से कुछ लापरवाही हुई हो सर उस संदर्भ में। आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है उर्दू में गज़ल लिखते हैं आप, शायरी पढ़ते हैं। यस सर। तो सबसे बेहतरीन उर्दू के शायर रहे हैं जो आपको कोई बता सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है आपने? सर मैंने बशीर बद्र को पढ़ा है सर। ओके, कोई उनका शेर सुना सकते हैं? सर उनका एक शेर जो मुझे काफ़ी पसंद है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है सर। ओके, गज़ल आपने बोला कि आप लिखते भी हैं। यस तो सर। गज़ल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, यस उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? सर गज़ल को लिखने के दो मेजर रूल हैं। एक रदीफ से संबंधित है जो कि गज़ल के हर शेर में समांत के तौर पर चलता है। अंतिम शब्द गज़ल के एक शेर की जो सेकंड लाइन होती है उसमें समांत के तौर पर चलता है। दूसरा है सर काफ़िये के संदर्भ में है जो तुकांत के रूप में चलता है सर। और तीसरा गज़ल में एक तरह के बहर होनी चाहिए जिसे कि लयात्मकता कहा जाता है, चाहे वो तहत में हो या तरन्नुम में, लेकिन बहर जो लयात्मकता है वो एक मेजर रूल है सर। एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि एक गज़ल में इतने ही शेर हो सकते हैं, उस लिमिट के बारे में बताएंगे? सर ऐसी कोई लिमिट के बारे में मुझे जानकारी है नहीं सर। अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? नहीं सर, मैं अल्लामा इकबाल को ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ सर। इसके संदर्भ में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल वो शायर हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है। जी सर। ऐसे क्या हालात रहे होंगे कि वो आदमी जिसने सारे जहाँ से अच्छा का कंपोजिशन करा, लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम द फिलोसॉफिकल फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चेंजेस आए होंगे पॉलिटिकल कंडीशंस में कि एक उस तरीके का पोएट्री लिखने वाला आदमी पाकिस्तान की डिमांड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा? सर मेजर रीजन इसके पीछे जो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल आइडियाज़ ही थे, या फिर एक तरह से पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन जो उस वक्त चल रहा था देश में विभाजन को लेकर के, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का एक मेजर रोल था। तो जो पोलराइजेशन है वो इसका मैं एक मेन रीज़न समझता हूँ सर। फिलॉसफी आपका ऑप्शनल है, राइट? यस सर। हेत्वाभाष के बारे में क्या जानते हैं? हेत्वाभाष न्याय फिलॉसफी से रिलेटेड? यस सर। सर हेत्वाभाष सर भारतीय दर्शन में 6 मेजर प्रमाण माने गए हैं जिनमें अनुमान है। अनुमान एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। उस अनुमान के जो प्रमाण है उसके दोष के रूप में हेत्वाभाष है सर। कुछ थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, कितने प्रकार के हेत्वाभाष होते हैं? सर मेजरली 5 प्रकार के हेत्वाभाष होते हैं सर। सर हालांकि मैं 5 याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक है प्रतिशत जिसमें एक अनुमान का विरोधी अनुमान हो जाता है, एक बाधित है और एक असिद्ध है। ये 3 मैं याद कर पा रहा हूँ। शंकराचार्य और रामानुज, उनकी फिलॉसफी का मेन क्रक्स बताएंगे कंपेयर करके? सर शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म को सुप्रीम सत्ता माना गया है और जीव को ब्रह्म से अलग नहीं माना गया है। जीव को ब्रह्म ही मत बताया गया है। बस फ़र्क इतना है कि वो माया से प्रभावित होता है तो वो एक अलग संदर्भ में दिखता है, जहाँ पे शंकराचार्य ने परमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता के 2 स्तर माने हैं। रामानुज ने सर ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण सत्ता माना है, और ये जो सगुण ईश्वर को रामानुज ने सबसे महत्वपूर्ण सत्ता माना है, और जीव अजीव को उनके अंश के रूप में देखा है, ना कि पूरी तरह हम जैसे शंकराचार्य में जीव और ब्रह्म एक ही है, वैसे रामानुज में ईश्वर जो है उनके अंश के रूप में जीव है सर। अगर मैं देवेश से पूछूं तो वो शंकराचार्य जी के साथ ज़्यादा अपनी एग्रीमेंट रखते हैं या फिर रामानुजाचार्य के साथ? सर मैं रामानुजाचार्य के साथ ज़्यादा करीब पाता हूँ अपने आप को। क्या कारण है इस चीज़ का? सर ये एक व्यक्ति के भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को भी संतुष्ट करता है, और एक सरलता के तौर पर ये देखा जाता है ताकि आम लोगों में इस चीज़ को अच्छे से समझा जा सके सर। मार्टिन हाइडेगर का नाम सुना है आपने? यस सर। उनकी फ़िलॉसफी के बारे में बता सकते हैं कुछ? सर उनकी स्पेसिफिक फ़िलोसॉफी मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो अस्तित्ववादी दर्शन के दार्शनिक रहे हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्टर्न फिलॉसफी जितना भी आपने पढ़ा है, Yes. उसमें ऐसी कौन सी फिलॉसफी है या कौन सा फिलॉसफर है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? सर मुझे डेकार्ट की फिलोसॉफी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है सर। किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? सर जैसे उन्होंने एक संदेह विधि का प्रतिपादन करा, जिनमें उन्होंने कहा कि सभी चीज़ पर संदेह करना चाहिए, उसे तार्किकता की कसौटी पर अपनाना चाहिए। तो एक संदर्भ में वो मुझे पसंद आया सर। और दूसरा सर, उन्होंने 4 दार्शनिक नियम बताए थे जो मुझे लगता है कि हम अपनी डेली लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं सर। कांत का जो मॉरल फिलॉसफी का प्रिंसिपल है, Yes, उसको यदि हम भारतीय संस्कृति के साथ तुलना करें Yes, तो उनका कन्वर्जेंस किस पॉइंट पे होता है? ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हमें दोनों फिलॉसफी में समानांतर मिलते हैं। सर एक आस्था का बिंदु कांट और भारतीय संस्कृति में या फिर भारतीय दर्शन में सेम मिलता है। कांट ईश्वर के संदर्भ में कहते हैं कि ना इसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, ना ही असिद्ध। अगर आपकी आस्था है तो ईश्वर में ईश्वर का अस्तित्व माना जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं भारतीय संस्कृति के ज़्यादा निकट पाता हूँ कांट को। राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट गोदावन लॉन्च करा था। जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है जो मेजरली पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर वाले इलाके में पाया जाता है। इनकी संख्या सर काफ़ी ड्रास्टिक तौर पर काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट गोडावन चालू करा था। जैसे उनके संरक्षण के लिए मेजर्स अपनाए थे, जिसमें कि आकलवुड फॉसिल पार्क, गोडावन सेंचुरी, ये मेजर काम थे सर। ठीक है, धन्यवाद देवेश। थैंक यू। देवेश, जी मैम। पराशर ऋषि कौन है? मैम पराशर ऋषि महाभारत काल के समय के एक ऋषि हैं। मैम एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रही हैं वो मैं जानना चाह उनके रहा विषय में बताएं। आपका नाम है देवेश पराशर, हूँ। यस मैम। तो पराशर ऋषि के विषय में बताएं, उन्होंने क्या किया था, क्या उनकी खूबियां थी? मैम ये भारत में ज्योतिष शास्त्र के एक प्रवर्तक के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने लघु पाराशरी और वृहद पाराशरी लिखी थी, जो ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में है। दूसरा उन्होंने पाराशरी स्मृति भी लिखी थी, जो कि एक समाज के विधान के संबंध में एक पुस्तक है, डूज एंड डोंट्स के संदर्भ में। ये मैं पाराशर ऋषि के बारे में जान पाता हूँ। तो ज्योतिष में विश्वास है आपका? नहीं मैम। विश्वास नहीं है? नहीं मैम। अच्छा चलिए ठीक है। आपने अभी पीछे एक भर्तृहरि का नाम लिया था। जी मैम। तो कौन थे भर्तृहरि और उन्होंने क्या रचनाएं करी थी? मैम महाराज भर्तृहरि उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने संन्यास लेकर के राजस्थान अलवर में अपनी तपोस्थली बनाया था। मैम भर्तृहरि की एक रचना जो नीति शतक सबसे फेमस है, जिनमें उन्होंने नैतिकता के संदर्भ में, मनुष्य के जीवन में संयम के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में चर्चाएं करी हैं मैम। बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरा आपसे आखिरी सवाल। जी मैम। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जी तो आप मैम। क्या करेंगे? मैम फ़िलहाल मेरे पास अभी मेरे प्रयास बाकी हैं। अगर इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाता है, मैं डेफिनेटली अपने आप में और सुधार करके फिर से कोशिश करूँगा। बट फिर भी अगर किसी भी कारण से अंतिम तौर पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो मैम फिर मैं अपने विषय के साथ आगे पढ़ाई करूँगा और टीचिंग फील्ड में जाना पसंद करूँगा मैम। धन्यवाद देवेश। ओके, थैंक यू। आपका इंटरव्यू हो गया है। थैंक यू मैम। मैं कमिंग मैम? आइए Thank you. देवेश। बताएं देवेश, आपका स्वयं का आकलन कैसा है? मैम कुछ जीएस के टॉपिक्स पर मुझे थोड़ी और काम करना रहेगा, जैसे सर के साथ कोलिजियम की बात हुई उस संदर्भ में, और कुछ जो डेप्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करना रहेगा मुझे। जैसे? ऐसा लगता है जैसे कि सर फंड रेजिंग इनिशिएटिव की बात हुई, तो उस संदर्भ में मैं थोड़ा और जानकारी लेना चाहूँगा मैम। गज़ल? हाँ मैम, गज़ल के संदर्भ में भी कुछ थोड़ा सा और विषय में आपको करना। देखिए सबसे पहले शुरुआत में जब आए थे थोड़ा सा नेक मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, बहुत ज़रा सा। आपको वीडियो मिलेगी, आप देखिएगा, तो अगर वो कंट्रोल होए तो और अच्छा लगेगा। कोलेजियम जैसा जो विषय है आपको पता होना चाहिए था। यस मैम। है ना? तो न्यूज़पेपर आपने पढ़ना भी छोड़ दिया है क्या कुछ समय से? मैम पिछले 2-3 दिन से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। 2-3 दिन का सवाल नहीं है, तो कहीं नहीं समय मैम, ऐसे मैं थोड़ा सा रेगुलर हूँ मतलब न्यूज़पेपर में, बट शायद वो विषय के तौर पर मैं उतना ज़्यादा गहराई में जा नहीं पाया कोलेजियम में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना? Yes, ma'am. खास करके देखो इंटरनेट और न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती हैं अक्सर बोर्ड वहीं से सवाल लेते हैं। यस मैम।
क्योंकि वो नोट्स तो पढ़ते नहीं है ना यूपीएससी वाले। यस मैम। तो ज़्यादातर जो आम विषय हैं वहीं से ही सवाल बनते हैं। जी ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना आउटलुक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा। देखिए क्या, जैसे घूंघट जैसी प्रथा है, यस मैम। तो एज एन ऑफिसर आप मतलब आपको एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टैंड लेके ये बात आप कह सकते थे कि मैं बिल्कुल इस प्रथा के खिलाफ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो सिंबल पेट्रियार्की का ही। यस मैम। तो इसके लिए मैं बिल्कुल उन्हें समझाऊंगा कि किसी भी तरीके से ऐसी किसी प्रथा को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन अंततः मैं फोर्स नहीं करूंगा, चॉइस उनकी ही रहेगी, लेकिन मैं उन्हें समझाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा कि आप घूंघट ना करें, और अपने माता पिता को भी समझाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। यस मैम। क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच का ही एक प्रतीक है। जी मैम। क्योंकि आप ऑफिसर होकर अगर प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा आप खुद की बुराई नहीं कर सकते इंटरव्यू में। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पिछली बार ऐसे कम तैयार था, अब की बार ऐसे कम तैयार हूँ, आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अपनी तरफ से खुद कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को कहना है कि मैं जितनी तैयारी कर सकता था मैंने करी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी तारीफ करी जाए तो आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। थैंक यू मैम। बहुत ही पॉलिश्ड कैंडिडेट हैं, जिसे कहना चाहिए आप तैयार होकर आए हैं। लेकिन इसके साथ ना एक और जो परेशानी हो जाती है पॉलिश्ड के साथ, कि आंसर्स थोड़े से आर्टिफिशियल या प्रिपेयर्ड से लगते हैं बीच बीच में। ओके मैम। है ना, तो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए ना नैसर्गिकता या इनोसेंस आपके आंसर्स में, रॉनेस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रिपेयर किया हुआ है इन आंसर्स को। यस मैम। रीजन्ड पर्सनालिटी है आपकी, वेल ड्रेस्ड हैं आप, है ना, पोएम आपने अच्छी सुनाई, थैंक यू मैम। है ना, जो आपने जितने भी थोड़ा सा जो सुनाया वो अच्छा सुनाया। ठीक है, इसके अलावा आप बताएं और कुछ आप पूछना चाहते हैं। मैम एक जो रिमार्क मेरे को जनरली मिलता है, या फिर चेहरे पर अननेसेसरी सीरियसनेस, ऐसा कुछ? शुरुआत में नहीं था, बीच में आप सीरियस हो गए थे जब आपको लगा कि कुछ जवाब आप नहीं दे पाए, तब आपके चेहरे पे सीरियसनेस आई थी। ओके मैम। लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय नहीं लगा मुझे। ओके मैम। मैम एक चीज़ हो रहा है, फिलोसॉफी को किस अप्रोच के साथ, स्पेशली सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी को किस अप्रोच के साथ तैयार करना चाहिए? एक आम आदमी के जहन में जो विचार आते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर, बस वैसे ही तैयार करना है। क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई फिलोसफी एक्सपर्ट बैठा हो, और अगर बैठे भी होंगे तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में ही सवाल पूछेंगे। जी मैम। तो अगर एक्सपर्ट होंगे तो जनरली वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी से ही पूछेंगे, जी मैम। और जो एक्सपर्ट्स नहीं है वो जनरल सवाल पूछेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम।